नमस्कार मित्रों। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय संस्था डिजायर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैंने खुद अपनी भाषा में लिखे हैं। तो एक चीज का मैं वादा कर सकता हूँ आपसे कि इन क्वेश्चंस के आंसर याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इनके आंसर खुद लिखे हैं और मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मैं पुस्तक के ही शब्दों का प्रयोग करूं, कुछ नए शब्दों को अपनी तरफ से ना जोड़ूं और बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर भी मैंने बहुत ही कम नए शब्दों का प्रयोग किया है। इसीलिए अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं कराऊंगा उन्हें बहुत सरलता से और बहुत ही आसानी से याद कर सकेंगे। चलिए, सबसे जरूरी बात यह है कि क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ा हो, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप ही पता हो जाते हैं। दिक्कत केवल इतनी आ सकती है कि आपको हो सकता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ना आए, लेकिन हिंदी में उसका मतलब आपको पहले ही पता होता है। कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूं। आप कैसे पढ़ सकते हैं ये मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं। आप चले जाइएगा प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा DESIRE और POINT, डिजायर पॉइंट लिखकर सर्च कर लीजिएगा। ये जो टी शर्ट पर लोगो है यही लोगो है हमारी कोचिंग का। हमारा ऐप प्ले स्टोर पर आ जाएगा, ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। जब आप ऐप पर रजिस्टर कर लेंगे यानी वहां पर अपना मोबाइल नंबर, यूजर नेम में भी अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, नाम, जिला, पासवर्ड, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स भरकर जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सभी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, पिछले जितने क्लासेस पढ़ाई जा चुकी हैं वो भी मिल जाएंगी और भविष्य में जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं वो भी मिल जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट नोट्स के साथ कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा हमारे डिजायर पॉइंट ऐप पर। ठीक है, अब चलिए, अब मैं ये मानता हूं कि आपने इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया था उस समय पढ़ लिया था, या फिर आप डिजायर पॉइंट ऐप पर जाकर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। आज का मेरा काम केवल इतना है कि मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा दूं। यही आज का मेरा काम है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस कम करूंगा ताकि ये शब्द आपको अच्छे से दिखने लगे। चलिए, अब मैं तो कम गोरा दिखूंगा लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको नॉर्मल पे ही कर देता हूं बिना फिल्टर के, तब आपको ये बेहतर दिखाई देगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, अब ये बेहतर दिखाई देगा आपको। हाँ, पीछे के शब्दों को आप बेहतर देख सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा काला दिखाई पड़ूंगा लेकिन कौन सा मुझे दिक्कत है इससे। देखिए, सबसे पहले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आपके पास चाहे जिस प्रकाशन की पुस्तक हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर जो मैं करा रहा हूँ अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं, चाहे भले ही आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो।
कहते हैं पहला प्रश्न, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल। अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा? व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, और इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज ही वांटेड टू नो हिज डिजायर फॉर एजुकेशन। वो साहब की शिक्षा के लिए डिजायर को, यानी उसकी इच्छा को कि वो पढ़ना चाहता है या नहीं, जानना चाहती थी, इसीलिए अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा। ही वॉज मच अफेक्टेड एंड ईगर टू ज्वाइन स्कूल। वो स्कूल ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक था, फॉर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए। When author asked him if he would get admission in her school, जब ऑथर ने उससे पूछा, जब लेखिका ने उससे पूछा कि क्या वह उनके स्कूल में एडमिशन लेगा। क्लियर। अगला प्रश्न, Why did साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स? साहेब और दूसरे कूड़ा बीनने वालों ने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी थी? What excuse did they give for it, और इसके लिए उन्होंने क्या बहाना बनाया? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। साहब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि मैं क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा, उनकी हिंदी बता दूंगा, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको आंसर्स याद करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करिए, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हर एक वर्ड पुस्तक से ही लिया गया है। इसका 95% शब्दों को पुस्तक से लिया गया है, 5% अपनी तरफ से जोड़े गए हैं। साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज देयर पेरेंट्स वर टू पुअर टू बाय देम। साहेब और दूसरे कूड़ा बीनने वालों ने चप्पल नहीं पहन रखे थे क्योंकि उनके माता पिता चप्पल खरीदने के लिए बहुत गरीब थे। They gave excuse for it that their mothers would not get down their chappals and shoes from the shelf। और उन्होंने इसके लिए ये बहाना बनाया कि उनकी माताएं सेल्फ से, ताक कह सकते हैं, ताड़ कह सकते हैं, चैप्टर पढ़ाते समय समझाया था, उनकी चप्पल और उनके जूतों को नीचे नहीं उतारती हैं। आगे, ये जो पीडीएफ है आप इसको डिजायर पॉइंट ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको खरीद भी सकते हैं। मेरा खुद का है, मैंने खुद ये क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, आपको कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है कोचिंग का 5132286365, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ मात्र 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अगर कंप्लीट बैच लेते हैं इंग्लिश की या फिर सभी सब्जेक्ट की तो बैच पर अभी 50% छूट चल रही है। इस साल हम लोग 50% छूट देकर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए। हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी? सीमापुरी यानी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहते थे? हाउ डिड दे सेटल देयर? और वो कहाँ, वहां पर कैसे सेटल थे, क्यों सेटल हुए थे, ये भी कह सकते हैं कि वो वहां पर क्यों बसे थे, या फिर वो वहां पर कैसे बसे थे, ऐसे कह सकते हैं। 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते थे। देयर पेरेंट्स हैड लेफ्ट बांग्लादेश। उनके माता पिता ने बांग्लादेश को छोड़ दिया था। देयर मदरलैंड, जो कि उनकी मातृभूमि थी, एंड सेटल देयर इन सर्च फॉर देयर लिविंग। और भोजन की तलाश में वो यहाँ पर बस गए थे। चौथा प्रश्न है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? और उन्हें इस कूड़े में क्या मिलता था? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कहते द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज समथिंग रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब था कुछ ऐसा जो आश्चर्य में लिपटा हुआ हो, अर्थात बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटी हुई चीज था। Sometimes they found 1 rupee and sometimes 10 rupee note in it also। और कभी कभी उन्हें इसमें 1 रुपया या फिर कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। क्लियर है यहाँ तक? पांचवा है, Why did साहेब ज्वाइन जॉब एट मिल्क बूथ? मिल्क बूथ यानी दूध की दुकान पर साहेब ने नौकरी क्यों ज्वाइन कर ली थी? साहब नौकरी क्यों करने लगा था? व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस? और उसकी सर्विस के लिए उसे कितना पैसा दिया जाता था, या फिर उसकी सेवा के लिए उसे कितना, ऐसे कह दीजिए
कि उसकी सेवा के लिए उसे क्या मिलता था। आंसर हो जाएगा इसका, साहब जॉइंड द जॉब एट मिल्क बूथ टू अर्न मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए साहब ने मिल्क बूथ पर, दूध की दुकान पर जॉब ज्वाइन कर ली थी, नौकरी करने लगा था। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हीज मील्स फॉर हिज सर्विस। उसकी सेवा के लिए उसे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन दिया जाता था। छठा प्रश्न है, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ रहता था, ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो कहाँ से जुड़ा हुआ था। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका सपना क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुकेश वाज अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था। ही बिलोंग टू पुअर फैमिली विच हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश। वो एक ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करता था जो बांग्लादेश से आया था। हिज एम्बिशन वाज टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए और ऊपर आ जाइए, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक नरेटर होम। मुकेश नरेटर को यानी हमारी लेखिका को अपने घर क्यों ले जाना चाहता था। हु आर देयर इन होम, और उसके घर में कौन कौन थे। तो मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर बिकॉज ही वॉज ईगर टू शो हीज हाउस। मुकेश हमारी लेखिका को अपने घर ले जाना चाहता था क्योंकि वो अपना घर दिखाने के लिए उत्सुक था। विच वॉज बीइंग रीबिल्ट, जो कि फिर से बनाया जा रहा था। देयर और मुकेश, वहां पर मुकेश था। हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, उसके बड़े बहन की पत्नी थी। हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई था। हिज फादर, उसके पिता थे। एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ थी इन होम, उसके घर में। क्लियर हो गया। इट इज, मैं पीछे खड़ा हूं कैमरे के क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे सामने होना चाहिए। मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप देखते जाइए, ठीक है। इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लिख सकें, इसीलिए मैं पीछे खड़ा हूं। फिलहाल आप चाहें तो ये पीडीएफ खरीद सकते हैं कोचिंग के नंबर पर कॉल करके, या फिर अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक। इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य। हु सेड दिस एंड वाई, ऐसा किसने कहा और क्यों कहा। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उसका कर्म है, उसका भाग्य। दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ ने ये बात कही थी। सी हैड नॉट इनफ फूड इन ऑल हर लाइफ, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया था। क्या हुआ, एसी बंद, हाँ एसी बंद है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, गेट बंद कर दीजिए आप। हु सेड दिस एंड वाई, ये भी हो गया। एसी चल रहा था ना। आइए, एसी की सर्विस कराने के बाद इसको शायद 8 घंटे बंद करना पड़ता है। मिस्त्री बोल के गया है, और अगर इसको चलाते हैं तो दिक्कत करता है, शायद खराब हो जाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। स्टूडियो में लगा है, देश की नौटंकी है। हाँ, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है, उसका कर्म है। ये स्टेटमेंट सेड बाय मुकेशास ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये बात मुकेश की दादी ने कही थी। सी हैड नॉट इनफ फूड इन ऑल हर लाइफ, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन नहीं खाया था। यहाँ पर डबल अपोस्ट्राफी यस हो गया है गलती से, ये सिंगल अपोस्ट्राफी यस रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पीडीएफ में एक छोटी सी गलती है कि अपोस्ट्राफी यस का सिंबल जो है 2 बार लगा है। ये 2 बार नहीं होता, कभी भी ऐसे होता है, एक अपोस्ट्राफी यस होता है, ठीक है। जैसे राम है तो होगा राम्स, ठीक, ना कि डबल लगता है। ये पीडीएफ में एक छोटी सी गलती है। अगला, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, बैंगल चूड़ियां किसका प्रतीक हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वालों का रोल क्या है, भूमिका क्या है। तो कहते हैं द बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जो चूड़ियां हैं ये एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी है। स्पीशियसनेस इन मैरिज, इन्हें विवाह में पवित्र माना जाता है। द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया,
भारत में बैंगल मेकर्स, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों का रोल, जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज दे मेक द बैंगल्स फॉर ऑल इंडियन वुमेन, क्योंकि वो सभी भारतीय महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। मैं सोया नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है। 2-2 दिन निकल जाते हैं, पूरी रात काम करो, पूरा दिन काम करो। क्या करेगा आदमी। वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। ये लोग अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते? कौन लोग? बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वाले। चूड़ियाँ बनाने वाली अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते? व्हाट डू दे फेस इफ दे डू। और अगर वो अपनी एक सहकारी समिति बना लेते हैं तो उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ेगा? तो द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। बेंगल मेकर यानी चूड़ियाँ बनाने वाले कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, अपने आप को एक सहकारी समिति के रूप में इकट्ठा नहीं कर सकते, बिकॉज दे वुड बी हाउल्ड अप बाय पुलिस, क्योंकि उनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन, उनको पीटा जाएगा, एंड डायरेक्ट टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कोई अपराध करने के जुर्म में उन्हें जेल में बंद किया जाएगा। अदर रीजन, दूसरा कारण ये भी है दैट देयर वाज नो लीडर अमंग देम, कि उनका कोई नेता नहीं है, हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, जो उनकी मदद करे चीजों को अलग नजरिए से देखने में। ठीक है, पानी पी पी के जिंदा हूं ताकि नींद ना आए। अभी आप सबकी मैराथन क्लासेस भी लगनी है मैथ्स की, शनिवार को लगी है कक्षा 10 के लिए भी और कक्षा 12 के लिए भी। सबकी मैराथन क्लासेस सप्ताह में चलेंगी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी, बायो की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी। ठीक है, आइए। हुआ साहब, साहब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। और किस वजह से वो दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए भटका करता था? वो क्या कारण था? ठीक, तो साहब वाज अ यंग बॉय एंड रैग पिकर। साहब एक छोटा सा लड़का था और कूड़ा बीनने वाला था। हिज कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ही वाज इकोनॉमिकली वेरी पुअर, वो आर्थिक रूप से बहुत गरीब था। ही हैड नॉट इनफ फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। हिज फैमिली बिलोंग टू बांग्लादेश, उसका परिवार बांग्लादेश से आया था। दे हैड कम टू सीमापुरी ओनली इन सर्च फॉर देयर लिविंग, वो केवल अपनी जीविका की तलाश में सीमापुरी आए थे। They had come to सीमापुरी only in search for their living, वो अपनी केवल जीविका की तलाश में सीमापुरी आए थे। 10,000 रैग पिकर्स वर लिविंग इन सीमापुरी, लगभग 10,000 रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले सीमापुरी में रहते थे। साहब वाज क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में साहब हमेशा पैसा ढूंढता रहता था, गोल्ड ढूंढता रहता था। ही वॉज अवॉइडेड फ्रॉम रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, जीवन के असली ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से वो अवॉइड था, वो बहुत दूर था। He was completely unknown from the joy and happiness of life, वो जीवन के आनंद और सुख से पूरी तरह से अनजान था, पूरी तरह से अननोन था। साहब फैमिली वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, साहब का परिवार गरीबी की चपेट में था। His poverty compelled him to wander in the street of Delhi, उसकी गरीबी ने उसको विवश किया था कि वो दिल्ली की सड़कों में, देखिए ये है ना कंपेल्ड, यहाँ पे कंपेल, ठीक है, उसकी गरीबी की वजह से वो विवश होकर दिल्ली की सड़कों पर रैग पिकिंग होगा, उधर कूड़ा बीनता था। ट्रू, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है गरीबी। In this way, the author has presented the real picture of the life of rag pickers of सीमापुरी, और इस तरह से ऑथर लेखिका ने सीमापुरी के कूड़ा बीनने वालों के जीवन की वास्तविक इमेज को, वास्तविक पिक्चर को, वास्तविक चित्र को प्रेजेंट किया, दिखाया है। दूसरा, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज। साहब जैसे बच्चे बहुत कम उम्र में ही प्राइवेट जॉब्स करने लगते हैं, नौकरियां करने लगते हैं। Is this their final destiny? क्या यही उनका भाग्य है? How can such situation be over? और इस स्थिति को कैसे समाप्त किया जा सकता है? Children like साहब often go for private jobs in very small age, वही बात है कि बस साहब जैसे बच्चे बहुत कम उम्र में ही नौकरी करने लगते हैं। They carry the load of responsibility to support their family in their young age, बहुत छोटी उम्र से ही वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार को सहारा देने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठा लेते हैं।
Their poverty forced them to do hard work in their small age. उनकी गरीबी ही है जो उन्हें कम उम्र में कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर करती है. Their parents are poor and uneducated. उनके माता पिता बहुत गरीब हैं और अशिक्षित हैं. They are so poor that they cannot bear expense of their education. वो इतने गरीब हैं कि वो उनकी शिक्षा का भी भार नहीं उठा सकते. They cannot look after them well. वो उनकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर सकते. Being uneducated, they can think any kind of government service. अब अशिक्षित होने की वजह से वो गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी के लिए भी सोच नहीं सकते. प्राइवेट जॉब इज देयर फाइनल डेस्टिनी. प्राइवेट जॉब ही यानी प्राइवेट नौकरी ही उनका फाइनल डेस्टिनी है, उनकी अंतिम डेस्टिनी है. देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट रैग पिकिंग एंड ज्वाइन द प्राइवेट जॉब. प्राइवेट जॉब करने और कूड़ा बीनने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. दे कैन नॉट बी ओवरकम सच सिचुएशन. वो इस सिचुएशन से कभी उबर नहीं सकते तब तक जब तक कि दे विल नॉट थिंक डिफरेंटली टू मेक द वे ऑफ अर्निंग. वो कमाई के रास्ते के बारे में या फिर कमाई के जरिए के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू नहीं करते. तो वो इस स्थिति से तब तक नहीं उबर सकते जब तक वो कमाई के तरीके के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू नहीं करते. एंड अगला है हु वाज मुकेश. मुकेश कौन था? व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ. मुकेश क्या कौन था और वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था. एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो किस चीज का अनुसरण नहीं करना चाहता था. तो मुकेश बिलोंग टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद. फिरोजाबाद के चूड़िया बनाने वालों के एक गरीब परिवार से मुकेश बिलोंग करता था. मुकेश इज एन एम्बिशियस बॉय. मुकेश एक सपने देखने वाला लड़का था. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश अपना खुद का मालिक बनना चाहता था. ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू फॉलो बिजनेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स. वो अपने पूर्वजों के व्यापार को या फिर बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था या फिर उसका पीछा नहीं करना चाहता था या फिर वो अपने पूर्वजों के व्यापार का अनुसरण नहीं करना चाहता था. ही हैड डिफरेंट व्यू फ्रॉम हिज फैमिली बिजनेस. वो अपने पारिवारिक व्यापार से अलग सोचता था, उसका अपना अलग नजरिया था. He knew well that by following the business, वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो बिजनेस को फॉलो करता है, बिजनेस करता है, he would never progress in his life. तो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा. He would never come out of the trap of poverty. वो गरीबी की जाल से कभी भी निकल नहीं पाएगा. मुकेश ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of street that fills town फिरोजाबाद, famous of its bangles. पूरी लाइन ही एक है. मैंने बहुत बारीकी से इस लाइन को पढ़ाया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था. तो कह देंगे, मैं सीधा सीधा पढ़ दूंगा कि मुकेश का सपना, मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना, फेमस फॉर इट्स बैंगल, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के अमिस्ट बीच एक मारिज जैसा प्रतीत होता है, एक मारिचिका जैसा प्रतीत होता है. मैंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है. अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो. एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ाया है. मेरी पढ़ाने की तरीका जो है वो आपको पता है. यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं खर्च करूँगा क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है तो आप लोगों की दिक्कत होती है, और इसीलिए मैं बगल में खड़ा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, सीधा आपका काम हो जाए. फिलहाल आप चाहें तो ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं. इस पीडीएफ में सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर तरह के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, ग्रामर, पूरा सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. आगे, मुकेश डिड नॉट लाइक टू ज्वाइन एनी प्राइवेट जॉब. मुकेश कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं करना चाहता. इन दिस वे ऑथर स्टूडाइड द आइडिया ऑफ मुकेश. इस तरह से ऑथर ने, लेखिका ने मुकेश के आइडियाज को, विचारों को जाना था, अध्ययन किया था उसके विचारों के बारे में. मुकेश हैड सीन ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्कड. मुकेश ने देखा था कि उसके परिवार के सभी लोगों ने काम किया, बट दे वर नॉट एबल टू ज्वाइन एवर वन टाइम फुल मील इन देयर लाइफ. मुकेश ने देखा कि उसके पूरे परिवार ने काम तो पूरा जीवन किया, लेकिन वो कभी भी भरपेट भोजन अपने पूरे जीवन में कभी भी एंजॉय नहीं कर सके, कभी भी अपने पूरे जीवन में भरपेट भोजन नहीं कर सके. अगला प्रश्न है चौथा. मैं हट जाऊं तब तो बताऊंगा. चलो, कहते हैं चौथा प्रश्न है. क्या कहते हैं चौथे प्रश्न में? व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड. जहां पर मुकेश रहता था उस लोकेलिटी में, लोकल मतलब जैसे हम लोग इलाहाबाद के निवासी हैं तो हम इलाहाबाद के लोकल लोग हैं. अभी हम लोग दिल्ली से आए होते तो हम यहाँ के लोकल ना होते, हम बाहर के कहलाते. ठीक है. तो मूल निवासी कह सकते हैं. तो
व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था वहां पर लेखक ने क्या नोटिस किया, किस बात पर ध्यान दिया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, और चूड़ियां बनाने वालों की स्थिति क्या थी। तो आंसर कहते हैं कि द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड दैट इज साइकिंग लेन्स वर चोक्ड विद गार्बेज, बदबूदार गलियां कूड़ों से भरी थी। ये देखा लेखिका ने जहां मुकेश रहता था, जहां पर मुकेश रहता था वहां पर लेखिका ने देखा कि बदबूदार गलियां कूड़ों से अटी पड़ी थी। द होम्स रिमेन्ड हावेल्स, घर डगमगा रहे थे। क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी दीवारें डगमगा रही थी। वूबली डोर्स, उनके दरवाजे डगमगा रहे थे। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं थी। और क्राउडेड विथ फैमिलीज, उनमें परिवार रहते थे। ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जानवरों और इंसानों की कोएग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, आदिम युग की तरह। पूरी लाइन पुस्तक में एकदम जैसे सेम टू सेम है वैसे ही उठा के रख दी है। अगर आपने चैप्टर को मुझसे पढ़ा है तो ये पूरी लाइन आपके लिए क्लियर है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। फिर आगे चलूंगा। नहीं पढ़ा है तो यार डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करो अपने फोन में, जाओ करो कोर्स, क्या टेंशन ले रहे हो। ऐप इंस्टॉल करो, सब मिल जाएगा। नोट्स मिल जाएंगे, सभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सभी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब पढ़ सकोगे। द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स वाज वेरी माजरेबल, बेचारे चूड़ियां बनाने वालों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वालों की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा था। डार्क हटमेट्स, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स, पंक्तियों में बैठकर, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, फ्लेम्स, टिमटिमाते हुए तेल के दीपक की लौ के सामने, लड़के और लड़कियां सिट बैठकर, देयर फादर एंड मदर, अपने माता और पिता के साथ, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के टुकड़ों को इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। पूरी किताब की लाइन है, अलग से कुछ नहीं है। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए एक एक वर्ड नहीं समझाऊंगा। जिसने चैप्टर को पढ़ा है मुझसे उसको आ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ ले। आगे, दे ऑफ्टन एंडेड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और प्रौढ़ होने से पहले या फिर अडल्ट होने से पहले ही वो अक्सर अपनी आंखों की ज्योति खो बैठते हैं, उनकी आंखों का प्रकाश समाप्त हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, दे डिड नॉट अर्न मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली वेल, वो इतना पैसा नहीं कमा पाते कि वो अपने परिवार को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके, ठीक ढंग से रख सके। पांचवा प्रश्न हमसे कहता है, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा घर, इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, कांच के व्यापार में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, देयर फाइंड द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ढेर मिलते हैं। इवन देम द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, और फिर भी जो चूड़ियां बनाने वाले हैं ये दयनीय स्थिति में रहते हैं। व्हाट आर द रीजन, कारण क्या है। एक्सप्लेन विद सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन, और इसको एक्सप्लेन करते हुए सजेशन दीजिए, सुझाव भी दीजिए जिससे कि वो ओवरकम उभर सके दिस सिचुएशन, इस स्थिति से। बहुत आसान है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद का हर दूसरा घर कांच के व्यापार में लगा है। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, हर दूसरे घर में चूड़ियों के, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स का मतलब सीधा सीधा चूड़ियों के गुच्छे हो, तो चूड़ियों का ढेर मिलता है हर दूसरे घर में। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, और फिर भी चूड़ियां बनाने वाले दयनीय स्थिति में रहते हैं। दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री के ओनर्स के द्वारा, जो मालिक हैं उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये बेचारे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको जो सही मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इनका शोषण होता है। ये बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो मालिक हैं, वो इनका शोषण करते हैं, इनकी मेहनत का सही मेहनताना भी इनको नहीं देते। ठीक है, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना। ठीक है, आगे चल सकता हूं।
दे आर नॉट पेड प्रॉपर अमाउंट फॉर देयर हार्ड वर्क। यही बात मैंने अभी बता दी आपको कि इनके कठिन परिश्रम के लिए इनको प्रॉपर अमाउंट भी नहीं दिया जाता, इनके कठिन परिश्रम के लिए इनको पर्याप्त मेहनताना भी नहीं दिया जाता। दे हैव नो अदर वे टू अर्न मनी, और पैसे कमाने के लिए इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। देयर पॉवर्टी कंपेल्ड देम टू कैरी ऑन देयर बिजनेस, और अपनी गरीबी की वजह से मजबूर होकर ये चूड़ियां बनाने का अपना व्यापार जारी रखते हैं। मेक द बैंगल्स, ठीक है। दे कैन, आगे चलूंगा, अगला चैप्टर 2 क्वेश्चन और उसके बाद फिर डीप वाटर आ जाएगा। अभी तो डीप वाटर पढ़ा रहा हूं। कह रहे हैं कि दे कैन ओवरकम दिस सिचुएशन इफ दे थिंक इन डिफरेंट वेज एज मुकेश थिंक्स। अगर वो मुकेश की तरह सोचने लगे, मुकेश की तरह अलग नजरिए से या फिर अलग तरह से या फिर अलग तरीके से सोचने लगे, तो वो भी इस सिचुएशन से उभर सकते हैं। दे शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ वेव ऑफ पॉवर्टी, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो गरीबी के जाल से बाहर निकल सकें। फॉर इट, इसके लिए दे शुड सी ड्रीम ऑफ हाई स्टैंडर्ड, उनको बड़े बड़े सपने देखने चाहिए ऑफ लाइफ, जीवन के लिए, एंड मेक फर्म डिटर्मिनेशन टू मेक देयर ड्रीम इन रियल, और अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। इवन देन, और तब कहीं जाकर दे मे बी एबल टू बी फ्री फ्रॉम द वेव ऑफ पॉवर्टी, और तब कहीं जाकर वो गरीबी के जाल से निकल पाएंगे। अगला चैप्टर है लास्ट लेसन, यानी 36 वाला, आखिरी वाला यही है। क्या कहते हैं? What is the vicious circle of middlemen? बिचौलियों का कुचक्र क्या है? How are they trapped since the time of their forefathers? और ये लोग अपने पूर्वजों के समय से ही कैसे ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए कैसे हैं? Can they get organized? क्या ये कभी इकट्ठा हो सकेंगे? If not, अगर नहीं, why? तो क्यों? Explain, समझाइए। The Bengal makers of Firozabad are trapped in vicious circle of middlemen since the time of their forefather. फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले अपने पूर्वजों के समय से ही बिचौलियों के कुचक्र में फंसे हुए हैं। They can't get organized, ये कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज, अगर ये इकट्ठा हो भी गए तो दे आर द वंस तो हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो यही लोग हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में बंद कर दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के अपराध में, कोई आपराधिक कार्य करने के जुर्म में, या फिर कोई गैरकानूनी काम करने के जुर्म में। देयर इज नो लीडर अमंग देम, इनका कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं है जो इनकी मदद कर सके थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को अलग तरह से सी देखने में। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, इनके पिता उतने ही थके हैं जितना कि ये थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पायरल, ये एक वृत्ताकार घेरे के रूप में बात करते हैं, या फिर ये एक वृत्त की तरह बात करते हैं जो गरीबी से शुरू होकर सिंपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो गरीबी से शुरू होकर सिंपैथी दिखाना, किसी पर दया दिखाना एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन सिंपैथी पुस्तक में नहीं है, पुस्तक में आपके दिया होगा, सिंपैथी का मतलब तो सहानुभूति होता है, लेकिन आपकी पुस्तक में इस जगह पर, मुझे 1 मिनट पुस्तक उठाने दीजिए, मुझे लगता है कि सिंपैथी नहीं दिया है, इस जगह पर दिया होगा उदासीनता। कहाँ है? डीप वाटर है ये तो। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं पुस्तक खोल लूं। लिसनिंग टू देम, डिस्निक वर्ल्ड, दे हैव वाई, हाँ, मूव पॉवर्टी टू अपैथी, एपैथी दिया है। एपैथी मतलब उदासीनता, ठीक है, तो आप सिंपैथी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीबी से शुरू होकर सिंपैथी सहानुभूति तक जाती है, फिर ग्रीड लालच तक जाती है, एंड टू इनजस्टिस, और फिर अन्याय तक जाती है। दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उन्होंने बच्चे पर ऐसा भार लाद दिया है जिसको वो नीचे नहीं रख सकता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करने का मतलब होगा चुनौती देना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। Thus they are compelled to be caught in web of poverty, इसीलिए वो गरीबी के जाल में बंधे हुए हैं, या फिर गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं और पूरी तरह से विवश हैं। लीजिए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। हाँ, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने हर एक मित्र के साथ शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और सबसे ज़रूरी बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के नोट्स और सभी लाइव क्लासेस पढ़ने के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पर कोचिंग का नंबर चल रहा है 9129286365, कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। बैच से जुड़ने में, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करने में, नोट्स प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए बस एक बार कॉल करिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने विद्यालय के सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए, अपने सभी मित्रों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए, आपके गांव के हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए और हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट पर ले आइए। मेरी संस्था, मेरे अध्यापक आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दें। भारत के हर घर तक पहुंचना है, भारत के हर घर में डिज़ायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए और ये जिम्मेदारी आपकी है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, आप इस चैनल को शेयर करिए और अपने हर एक मित्र को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर ले आइए। आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर है डीप वाटर, वो जब मैं पढ़ा लूंगा। प्रतिदिन दोपहर में 12:10 पर मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ डीप वाटर। इंग्लिश की क्लास दोपहर में 12 बजे ही चलती है, स्कूल खुल जाएगा तो सुबह 6 बजे हो जाएगी। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे और हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।